आगे पढ़ते हैं जी। बर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन। बर्मा कमेटी, ये क्वेश्चन आ सकता है, बर्मा कमेटी किसके ऊपर बनी थी? तो रिसेंट मेमोरी के हिसाब से हम सबको पता है कि बर्मा कमेटी निर्भया केस के बाद बनी थी, पर ये एक बर्मा कमेटी बनी थी फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर। अगर ऑप्शन में निर्भया केस नहीं दिया हुआ तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बर्मा कमेटी फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर बनी थी 1999 में, ठीक है ना। तो इसने ये देखा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर कौन कौन सी लीगल प्रोविजंस है। देखो, एक तो आपने फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट दे दी, और बर्मा कमेटी ने ये देखा कि इस ड्यूटीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास कौन कौन से कानून है, कौन कौन सी लीगल प्रोविजंस है, किसके लिए, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखो जी देखो, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट एम्स एट द प्रिवेंशन ऑफ, ये देखो, नेशनल ऑनर के ऊपर नेशनल ऑनर एक्ट बना है 1971 में। तो 76 में रिकमेंडेशंस आई, उससे पहले ही 71 में हमारे पास एक्ट था। कौन सा? कि आपने अपने संविधान की रिस्पेक्ट करनी है, अपने नेशनल फ्लैग की, अपने नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी है। अगर डिसरिस्पेक्ट करोगे तो इस कानून के तहत आपको सजा मिलेगी। उसी प्रकार देखो, द वेरियस क्रिमिनल लॉज अगेंस्ट, हमारे पास कई प्रकार के कानून और भी हैं, क्रिमिनल लॉ है। किसके लिए? अगर कोई बंदा डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल, हमारे देश के जो धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लैंग्वेज मतलब भाषा, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, किसी भी ऐसे आधार पर आपस में डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश करे और एनकरेजिंग एनिमिटी, एनिमिटी का मतलब आपस में दुश्मनी की भावना, इन ग्रुप्स में अगर दुश्मनी की भावना, एनिमिटी, थोड़ा बैर विरोध की भावना को पैदा करे तो उसके खिलाफ क्रिमिनल लॉज है हमारे पास, ठीक है जी। इसी प्रकार अगर जातीय भेदभाव हो, अनटचेबिलिटी वगैरह ये सब चीजें, तो उसके लिए हमारे पास द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 है, ठीक है जी। और अंडर द रिप्रेजेंटेशन, है ना, ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, तो जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके बेस पर अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे हमारा स्टेट का एमएलए हो, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो, अगर वो वोट मांगता है, कैसे? डिमांडिंग वोट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल ऑन द कास्ट, रेस, रिलीजन और लैंग्वेज, है ना, जाति, नस्ल, धर्म और भाषा के आधार पर कोई बंदा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या स्टेट का लेजिस्लेचर है, एमएलए है, अगर वो इन आधार पर वोट मांगता है और जनता में आपस में फूट डालकर अपनी वोट कंसोलिडेट करता है, तो उसकी मेंबरशिप भी क्या हो जाएगी? डिस्क्वालीफाइड, है ना, ऐसा, ठीक है जी। आगे है जी, देखो, हमारे वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, तो ये प्रोहिबिट करता है ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज को। इसी के साथ हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, तो वो रोकता है किसको? इनडिस्क्रिमिनेट डिफोरेस्टेशन को, कि आप फॉरेस्ट लैंड को डिफोरेस्ट नहीं कर सकते। अगर फॉरेस्ट एरिया के पेड़ काटने हैं तो आपको प्रॉपर कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। ऐसे ही इनडिस्क्रिमिनेट आप डिफोरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को, जंगलों को काट नहीं सकते। द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980, ये बात होगी। अच्छा जी, अब चलते हैं जी आज के मेन अपने टॉपिक, नए चैप्टर, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट, संविधान की संशोधन, है ना, संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट, चेंज करना। क्यों जरूरी है अमेंडमेंट? वाई वी नीड अमेंडमेंट्स? ताकि देखो, जो भी कोई आज के रूल बने हैं वो उस समय और स्पेस के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से बने होते हैं। हो सकता है आने वाले समय में चेंजेस कुछ और आ जाए, हालात कुछ और हो, डिमांड्स कुछ और हो, है ना। तो चेंजिंग कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हमारे संविधान में ये कंडीशंस, ये प्रोविजंस दी गई है कि आप अपने संविधान को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट प्रोसीजर संविधान में ही दे दिया गया है।
तो पर ये है कि जो हमारे देश का जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है ना, हमारे देश में जो संविधान का अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो ना तो बहुत अधिक लचीला है, फ्लेक्सिबल है, ना ही ज्यादा रिजिड है, सख्त है। ये इन बिटवीन है दोनों के। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या है, संविधान को इजीली चेंज किया जा सकता है। यूएसए में क्या है, वेरी डिफिकल्ट है। और हमारे क्या है, इजी और डिफिकल्ट के बीच बीच का है। भी कुछ प्रोविजन हमारे इजीली चेंज की जा सकती है और मेजॉरिटी क्या है, हमारे रिजिड प्रोसीजर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान सिंथेसिस ऑफ बोथ है, फ्लेक्सिबल और रिजिडिटी दोनों का सिंथेसिस है। बट ये बात याद रखनी है, संविधान संशोधन पार्लियामेंट कर तो सकता है, पर द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वो अमेंड नहीं कर सकता, उसका संशोधन नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता पार्लियामेंट। ये किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इन केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 में कहा था। आगे है जी, संविधान को अमेंड करने का प्रोसीजर क्या है। देखो टोटल 3 तरीके से संविधान को अमेंड किया जा सकता है। उनमें से जो 2 तरीके हैं वो अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत आते हैं। वो 2 तरीके क्या है, एन अमेंडमेंट कैन नॉट बी इनिशिएटेड। कुछ कंडीशंस पहले पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, एन अमेंडमेंट कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ये याद रखना, अगर संविधान को संशोधित करना है तो उस अमेंडमेंट की प्रक्रिया, प्रोसीजर की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में हो सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर इसकी शुरुआत नहीं कर सकता, सिर्फ एक केस को छोड़कर, वो है अगर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण करना हो तो। इट कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोड्यूसिंग ए बिल इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कोई एक सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी एक सदन में आप बिल लेकर आओ, ठीक, संविधान संशोधन का, तो ही प्रोसेस की शुरुआत हो सकती है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीएससी प्री में। अच्छा जी, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मिनिस्टर और बाय ए प्राइवेट मेंबर। ये क्वेश्चन आएगा, क्या संविधान संशोधन का बिल सिर्फ और सिर्फ कोई मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है? नहीं, प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है इंट्रोड्यूस। प्राइवेट मेंबर वो होते हैं जो मिनिस्टर नहीं होते। तो संविधान संशोधन का जो बिल है उसकी इंट्रोडक्शन, ठीक, वो उसको पेश करना, वो मिनिस्टर भी पेश कर सकता है और प्राइवेट मेंबर भी पेश कर सकता है। प्रियर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट नीडेड फॉर इट्स इंट्रोडक्शन। ये बात है, संविधान संशोधन के लिए प्रेसिडेंट की प्रियर परमिशन मतलब पहले से परमिशन, अनुमति नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या संविधान संशोधन का बिल पेश करने के लिए पहले प्रेसिडेंट की स्वीकृति चाहिए, प्रियर परमिशन चाहिए? तो नॉट नीडेड। ये बात आपने एक एक बात याद रखनी है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द बिल मस्ट बी बहुत जरूरी है, क्या, पास्ड इन ईच हाउस ऑफ बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी। ईच हाउस, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी सेपरेटली क्या है, अलग अलग है ना, इनकी दोनों हाउस में अलग अलग तौर से ये बिल पास होना चाहिए इन ईच हाउस बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। अब जी स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, इसका मतलब है जी ए मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, मतलब टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी, मतलब मोर देन 50% ऑफ द हाउस। एक हाउस में चाहे लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की बात हो, उसकी टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है, चाहे वो वेकेंट हो चाहे बंदा एब्सेंट हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक, टोटल मेंबरशिप कितनी है उस हाउस की, तो उसका मेजॉरिटी होनी चाहिए, मतलब 50% से ज्यादा, एक बात। और दूसरा, जो बंदे प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, जो बंदे प्रेजेंट है, उपस्थित है और वोट कर रहे हैं, उनका 2/3 से ज्यादा, ठीक है ना, उनका 2/3 या 2/3 से ज्यादा, 2/3 ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक, जो प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 कम से कम, और टोटल मेंबरशिप का 50%, इसे कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस सेपरेटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, संविधान संशोधन का बिल दोनों सदनों में अलग अलग तौर से पास होना चाहिए। अगर दोनों
सदन में कोई डिसएग्रीमेंट है तो उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, ज्वाइंट सिटिंग की प्रोविजन नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस इफ देयर इज एनी डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस। दो सदनों में कोई डिसएग्रीमेंट हो गया तो ज्वाइंट सिटिंग करने की प्रोविजन नहीं है, सेपरेटली पास होना चाहिए ये बिल दोनों सदनों में। ये बात हुई। इफ द अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द फेडरल प्रोविजंस, मतलब संघीय ढांचा से संबंधित है, अगर जो हम अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, संशोधन लेकर आ रहे हैं, अगर वो संविधान के फेडरल प्रोविजन से, संघीय ढांचे से संबंधित है, देन द बिल मस्ट आल्सो बी रेटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है ना, बाय ए सिंपल मेजोरिटी। तब ये बिल स्टेट्स को भेजा जाएगा भी हाँ भी आप इसको रेटिफाई करो, तस्दीक करो, क्योंकि स्टेट और सेंटर की रिलेशन से संबंधित हैं ये चीजें, फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित है चीजें, इसलिए स्टेट की कम से कम हाफ 50% स्टेट की स्वीकृति लेनी बहुत जरूरी है, उनके द्वारा तस्दीक करनी बहुत जरूरी है, उनके द्वारा सिंपल मेजोरिटी से पास करके ये बिल देना जरूरी है, ठीक है ना। अगर संशोधन फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित है तो हाफ ऑफ द स्टेट के द्वारा रेटिफाई जरूर होना चाहिए बाय सिंपल मेजोरिटी। मतलब आपने बिल स्टेट्स को दिया और स्टेट ने उसके ऊपर विचार विमर्श किया और उसको अगर सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया, सभी स्टेट ने चाहे नहीं किया, अगर हाफ स्टेट नंबर ऑफ स्टेट ने कर दिया तो बात बन गई। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? ए मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक, जितने बंदे प्रेजेंट और वोटिंग है वो 50% से ज्यादा वोट डालकर इसको पास कर दे, उसे कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। आफ्टर पासिंग इन ईच हाउस एंड रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट वेयर नेसेसरी, ये जो हमने प्रोसीजर पढ़ा, इसके बाद क्या होता है? द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट, तो फिर प्रेसिडेंट को दी जाता है बिल कि हे प्रेसिडेंट आप इसको साइन करके अपनी स्वीकृति दे दो। बिल, कोई भी बिल है वो एक्ट तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर दे, अपनी एसेंट, अपनी स्वीकृति उसको दे दे। अच्छा जी, अब क्या है? द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो जो बिल है, संवैधानिक संशोधन है, वो इतना सख्त प्रोसीजर के तहत गुजरा तो उसके बाद जो और प्रियोर, और इसमें क्या है, प्रेसिडेंट है जो, वो है मस्ट, वो अपनी एसेंट को विदहोल्ड नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट कैन नीदर विदहोल्ड हिज एसेंट नॉर रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, और ना ही वो पार्लियामेंट को भेज सकता है भाई साहब इसको दोबारा विचार करो इस बिल पर, ऐसा भी नहीं कह सकता। ये बात याद रखनी है। प्रेसिडेंट को जब संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया गया, दिया गया कि आप अपनी स्वीकृति दो, तो प्रेसिडेंट को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है, ना तो वो बिल के ऊपर अपनी स्वीकृति देने से ना कर सकता है, ठीक, और ना ही ये कह सकता है कि आप इस बिल को रिकंसिडर करो, ऐसा प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। आगे देखो जी, आफ्टर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट ने साइन कर दी है, अपनी स्वीकृति दे दी, द बिल बिकम्स एन एक्ट, तो बिल क्या है? एक्ट बन गया, और द कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंडेड, और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, कितने टाइप की हैं। मैंने बताया टोटल 3 प्रकार की हैं, उनमें से 2 है जो वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 368 क्या है? एक है टाइप जिसमें बाय ए स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी से आपने पास किया कानून, तो कानून जो भी है संशोधन पास होगी, मीन स्पेशल मेजोरिटी। कुछ प्रोविजन को चेंज करने के लिए क्या है? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। कुछ प्रोविजन को चेंज करने के लिए दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरी टाइप क्या है? स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स बाय ए सिंपल मेजोरिटी। आधे स्टेट सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को तस्दीक कर दें। इस पॉइंट को दोबारा समझे हम। संविधान को अमेंड करने के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल 368 के अंदर 2 टाइप है, टोटल 3 टाइप है। आर्टिकल 368 के अंदर 2 टाइप है, कौन से? ये स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, दूसरा है ये स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। कैसे? बाय सिंपल मेजोरिटी, ये बात होगी।
सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। जैसे सिंपल एक आप कानून बनाते हो तो उस प्रोसीजर के द्वारा भी आप क्या है संविधान को अमेंड कर सकते हो। मतलब ए मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये बात है। तो तीन बातें होगी, ए मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, हर हाउस का, दोनों हाउस में मेजॉरिटी से आपने पास कर दिया, मतलब 50% से ज्यादा, जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनका 50% से ज्यादा। अगर तो 2/3 चाहिए, 2/3 चाहिए, उसे कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। अगर तो सिंपल 50% से ऊपर चाहिए उसे कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है ना। तो कुछ प्रोविजन है सिंपल मेजॉरिटी से, कुछ प्रोविजन है स्पेशल मेजॉरिटी से, कुछ प्रोविजन है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट से। तो ये जो दो वाली हैं ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत आती हैं, ये वाली नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 368। तो हम कह सकते हैं देयर आर 3 वेज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को अमेंड करने के 3 तरीके हैं। ठीक, कौन कौन से? 2 जे वाले और एक सिंपल मेजॉरिटी से। पढ़ लो जी। बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है जी। अब बात है कि जब बिल स्टेट की रेटिफिकेशन के लिए स्टेट्स को दिया जाता है तो उनको कोई टाइम लिमिट नहीं है, उनके पास, स्टेट के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपने 6 महीने के अंदर ही बिल को वापस करना है रेटिफाई करके, या 1 साल के अंदर ही वापस करना है। नो टाइम लिमिट फॉर द रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स, ये बात होगी। आगे है जी सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी अमेंडेड बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब हम कुछ कुछ पढ़ लेते हैं कौन सी प्रोविजंस हैं जो सिंपल मेजॉरिटी से चेंज की जा सकती हैं, कौन सी हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी से चेंज की जा सकती हैं। इनको हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए स्टेट्स का निर्माण करना, है ना, एस्टेब्लिश करना, और एडमिशन मीन अपने में, अपने यूनियन ऑफ स्टेट में नए स्टेट को शामिल करना सिंपल मेजॉरिटी से। फॉर्मिंग न्यू स्टेट, नए स्टेट्स का निर्माण करना। चेंजिंग एरियाज और बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, जो स्टेट है एग्जिस्टिंग स्टेट है उनका आपने एरिया चेंज करना है, या बाउंड्री चेंज करनी है, या नेम चेंज करना है, ये भी सिंपल मेजॉरिटी से आप चेंज कर सकते हो। क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को का निर्माण करना या उनको अबॉलिश करना, खत्म करना, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। सेकंड शेड्यूल में जो प्रोविजंस दी गई हैं किससे संबंधित, ये देखो कुछ खास खास जो हमारे ऑफिसर्स हैं, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, स्पीकर है, इन सब की कितनी अमोलमेंट्स वगैरह, सैलरी वगैरह, है ना, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस को क्या क्या हासिल है, इनको चेंज करना है तो क्या है सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हो। उसी प्रकार रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कैसा रूल्स फॉलो होंगे, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट या एंड इस मेंबर, इन सबको भी, और सिटीजनशिप से संबंधित चीजों को भी आप सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हो। इसके अलावा देखो जी डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जैसे डिलिमिटेशन समझते हो, जैसे पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा की, लोकसभा की 13 सीटें हैं। अब इनको चेंज करना, 13 की 14 बना दी, जहां एक एक सीट में कितना एरिया आता है उस एरिया को चेंज करना, वो उसे कहते हैं डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये भी सिंपल प्रोसीजर से आप चेंज कर सकते हो। इसी प्रकार 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल से संबंधित चीजें, 5th शेड्यूल जो हमारे देश का ट्राइबल एरिया वगैरह है, 6th शेड्यूल जो नॉर्थ ईस्ट से संबंधित एरिया है ट्राइबल, तो इनको अगर चेंज करना है तो सिंपल मेजॉरिटी। आपने इनको बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है, ज्यादा डीप नहीं जाना। आगे है जी, पर हाँ ये बात याद रखनी है, जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारे संविधान का जो मेजर पोर्शन है, ठीक, वो क्या है, कैन बी अमेंडेड बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी ही चाहिए, ज्यादा हमारा संविधान स्पेशल मेजॉरिटी से चेंज होता है। अच्छा जी, टोटल मेंबरशिप का मतलब थोड़ा समझ ले। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल मेंबरशिप का मतलब है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मीन जितनी उस सदन की सीट्स हैं, चाहे कोई एब्सेंट है चाहे सीट वेकेंट है, मीन अभी उसके लिए इलेक्शन नहीं हुआ, या कोई एक्सपायर कर गया, या वैसे कोई उस दिन आया नहीं, तो इन सब को मिलाकर टोटल नंबर जो बनते हैं उसे कहते हैं टोटल मेंबरशिप। ये बात होगी। तो कुछ प्रोविजंस जो स्पेशल मेजॉरिटी से चेंज होती हैं उसमें आपके फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वगैरह आ जाते हैं, जो कि स्पेशल मेजॉरिटी से चेंज होते हैं।
अब थोड़ी प्रोविजन हम पढ़ेंगे जो स्पेशल मेजोरिटी प्लस कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट से चेंज होते हैं। इसमें आप देख लो जी, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट पूरे देश का हेड है, तो मतलब संघीय ढांचे से संबंधित है, तो इसकी प्रोसीजर को अगर आपने चेंज करना है तो स्पेशल आपका मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिए। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से संबंधित चेंजेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, है ना, स्टेट और यूनियन में आपने सब्जेक्ट डिवीजन कैसे करनी है। तो 7 शेड्यूल में कोई भी लिस्ट है उसको चेंज करना, 7 शेड्यूल जिसमें आप पावर सेंटर और स्टेट में डिवाइड करते हो। और इसी प्रकार अगर 368 को भी चेंज करना है तो भी स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिए। ठीक है जी। क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर, जो हमारा अमेंडमेंट का प्रोसीजर है इसका कुछ क्रिटिसिज्म, ये भी सिंपल सी बातें हैं, हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, कोई इतना टेक्निकल नहीं जहां से क्वेश्चन फंसता। इन द यूएसए, अब अमेरिका में क्या है, वहां पर अगर आपने संविधान का संशोधन करना है ना तो एक स्पेशल बॉडी का निर्माण करते हैं। वो संविधान संशोधन के लिए एक स्पेशल बॉडी इज फॉर्म टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पर हमारे यहाँ पर स्पेशल बॉडी की प्रोविजन नहीं है ये बात। इन द यूएसए वहां क्या है, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन आल्सो इनिशिएट एनी प्रपोजल फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो स्टेट्स हैं तो वो भी अपनी विधानसभाओं में क्या है, संविधान की अमेंडमेंट के लिए प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ पर नहीं है। नो सच प्रोसीजर इज इन इंडिया एक्सेप्ट इन वन केस, सिर्फ एक केस को छोड़कर। वो केस क्या है, रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट फॉर क्रिएशन और अवॉल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट। अगर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स मतलब विधान परिषद का निर्माण करना है, जहां पहले से विधान परिषद को आपने खत्म करना है, अबॉलिश करना है, तो इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत है। इसके लिए प्रोसेस की शुरुआत स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है, स्टेट का विधानसभा कर सकता है, पर अदरवाइज नहीं, और दूसरे मामलों में नहीं। हियर आल्सो द अल्टीमेट पावर लाइज विद द पार्लियामेंट, तो इस केस में भी अल्टीमेट पावर किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में। चाहे वो अबॉलिश करे लेजिस्लेटिव काउंसिल को, चाहे वो अबॉलिश ना करे, अल्टीमेट पावर किसके हाथ में है, पार्लियामेंट के हाथ में। The Parliament can either approve or disapprove the proposal or may not take any action on it। ठीक है, ये इसकी अपनी खुशी है जी पार्लियामेंट की, या तो वो प्रपोजल को अप्रूव कर ले या डिसअप्रूव कर ले या उसके ऊपर कोई भी एक्शन ना ले। इन फ्यू केसेस ओनली, सिर्फ कुछ केसेस में क्या है, द बिल इज रेफर टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ये भी एक बात है, जो हाफ ऑफ द स्टेट के द्वारा रेटिफाई करने वाली बात है, वो वाली बात भी सिर्फ कुछ केसेस में है। इन दीज केसेस आल्सो ओनली कॉन्सेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट इज नीडेड, और वो भी पूरे स्टेट से नहीं स्वीकृति लेते। पूरे नंबर ऑफ स्टेट जो पूरे इंडिया में है उसकी बात नहीं सुनी जाती, जैसे ही हाफ स्टेट ने अपनी राय दे दी तो बिल पास है जी। तो कहने का मतलब ज्यादा पावर किसके हाथ में है, संविधान संशोधन की, पार्लियामेंट के हाथ में, स्टेट के पास पावर कम है। ओके जी। टाइम लिमिट फॉर द रेटिफिकेशन बाय द स्टेट इज नॉट प्रिस्क्राइब, कितने समय में स्टेट ने अपनी मोहर लगानी है, रेटिफाई करना है, ये भी नहीं बताया गया। नो प्रोविजन दी गई है, कोई भी प्रोविजन नहीं दी गई है किससे संबंधित, वेदर द स्टेट कैन विथड्रॉ द कॉन्सेंट, अगर किसी स्टेट ने अपनी स्वीकृति दे दी तो आने वाले समय में मान लो कुछ समय के बाद स्टेट कहे कि नहीं यार हम स्वीकृति नहीं देना चाहते थे, तो क्या हम अपनी कॉन्सेंट को विड्रॉ कर सकते हैं, अपनी स्वीकृति को विड्रॉ कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, तो इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। एंड नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेस, अगर दो सदनों में राज्यसभा और लोकसभा में आपस में किसी चीज को लेकर मतभेद हो जाए, डेडलॉक हो जाए, तो फिर क्या ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, नहीं, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। पर ये ज्वाइंट सिटिंग दूसरे बिल के केस में तो हो सकती है, तो संविधान संशोधन के केस में क्यों नहीं, जी का क्रिटिसिज्म है। ठीक है जी, आपने इसको पढ़ लेना है, देख लेना है। आगे बात करते हैं जी बेसिक स्ट्रक्चर। हमने ये पढ़ा कि केशव नंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट तुम संविधान का संशोधन तो कर सकते हो पर बेसिक स्ट्रक्चर को तुम चेंज नहीं कर सकते। तो प्रेजेंट पोजीशन क्या है, क्या पार्लियामेंट संविधान का संशोधन कर सकता है, द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता पार्लियामेंट। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है,
तो इसकी भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग केसेस में कुछ वर्डिक्ट दिए हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ भी ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। फॉलोइंग फीचर्स हैव इमर्ज्ड एज कंपोनेंट ऑफ बेसिक फीचर्स फ्रॉम द वेरियस जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से कुछ चीजें उभर कर आई हैं जिसको हम कह देते हैं कि हाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये वाली चीजें बेसिक फीचर्स में आती हैं। ठीक, पर एज सच कोई संविधान में या सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, इसकी क्लियर डेफिनेशन नहीं है हमारे पास कोई। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही है कि वो किस संविधान के किस पोर्शन को बेसिक स्ट्रक्चर कह सकती है आने वाले समय में, पर कुछ पोर्शन को उन्होंने पहले कह दिया है, अब तक उसको हम पढ़ लेते हैं। अपने वेरियस जजमेंट में, वेरियस डिफरेंट फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों पर बात कही है कि ये वाली चीजें संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं। पढ़ लेते हैं जी। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सुप्रीम है। सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ये सब चीजें क्या है, बेसिक फीचर्स में आती हैं। फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संघीय ढांचा, वेलफेयर स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशरी के द्वारा बने कानून का रिव्यू करना, जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया उसका रिव्यू कौन करता है, जुडिशरी। तो जुडिशियल रिव्यू भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो ये सब चीजें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस वर्डिक्ट में कही है कि ये बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते, इनको अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है जी, इस लेक्चर को देख लेना। आप कुछ चीजें रह गई हैं उसको भी देख लेते हैं जी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस। ठीक है ना, पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये कुछ चीजें हैं, इसको ऊपर से आपने पढ़ लेनी है। ये मैंने लक्ष्मीकांत बुक से ली थी। ठीक है जी, इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जी, नमस्कार।